ओ 139 हिंदी। अध्याय 881 नीचे जाना दो। वहां लगभग 300 अल्बास्टर बैलेमेन थे। उसने उन सभी को मार डाला, एक युवक ने कांपती हुई आवाज में कहा। उन्होंने कहा, उसे हमें छोड़े हुए कितना समय हो गया था? 3 मिनट भी नहीं, लेकिन उसने उस समय में 600 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला। वह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो मौत को नहीं झेल सकता। उसने उन लड़ाइयों में भाग लिया था जहां 1 घंटे के भीतर सैकड़ों हजारों ग्रिम राक्षस मर गए थे, और उसने दसियों प्लेटिनम अभिजात वर्ग को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखा था, यहां तक कि एक बार प्लेटिनम के हमले से बचकर निकल गया था। लेकिन इतनी तेज गति से हत्या की यह रेंज देखकर वह भी हिल गया, क्योंकि वह जानता है कि कैंप पर हमला करने आए अल्बास्टर बुलमेन सामान्य ग्रिम मॉन्स्टर नहीं थे। यहां तक कि उन्हें खत्म करने के लिए कम से कम 1 मिनट की आवश्यकता होगी, लेकिन दूसरे पक्ष ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। एक्सेल्सियर, उसके बगल में बैठी एक लड़की ने बुदबुदाया। जब उसने ये सुना तो वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। उसे यह शब्द सुने हुए काफी समय हो गया था, लेकिन जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वास्तव में उसके पास एक्सेल्सियर कहलाने की शक्ति है। उस कमीने को ढूंढो और उसे मार डालो, एक अल्बास्टर बुलमैन कह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, मेरे चाकू उसमें और उसके बगल में छेद कर गए। मैं इस समय विंग 29 पर हूं और लगभग 500 ग्रिम मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा हूं, या 300 का, क्योंकि मैंने पिछले 3 मिनट में 200 मॉन्स्टर्स को मार डाला है। शिविर जैसे भीड़ भरे स्थान में मुठभेड़ के माध्यम से इतनी संख्या में राक्षसों को नहीं मारा जा सकता था। वे आसानी से मुझे अपने हमलों में डुबो सकते थे। यही कारण है कि मैं उनके साथ लुका छिपी खेल रहा हूं। यह अच्छी बात थी। ग्रेस ने मुझे न केवल नक्शे दिए बल्कि प्राधिकरण भी दिया, जिससे कई दरवाजे खोलने और उनमें छिपकर हमला करने में मदद मिली। प्रत्येक प्रयास में मैं भागने से पहले 50 से 100 ग्रिम राक्षसों को मार देता था। ये कमीने मेरा पीछा करने के लिए कई दरवाजे तोड़ चुके हैं, लेकिन तब तक मैं हमला शुरू कर चुका होता हूं। ये सब फेदरलाइट विधि के कारण संभव हो रहा है। इसने मुझे जो गति दी है वह अद्भुत से भी परे है। इसने मुझे अपने स्तर पर अजेय बना दिया है। अगर हम निकट अंतरिक्ष में नहीं लड़ रहे होते तो मुझे उनसे सीधे भिड़ने में कोई डर महसूस नहीं होता। लेकिन चूंकि यह बंद जगह है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा और भागने से पहले उन पर छिपकर हमला करना होगा, क्योंकि उनके हमले से घायल होने का मतलब है मरना। मैंने उन पर छिपकर हमला जारी रखा और आखिरकार 3 मिनट बाद मैंने उन सभी को मार गिराया। जैसे ही मैंने ऊपर जाने के लिए कदम उठाया, मैंने उन लोगों को देखा जिन्हें मैं विंग 8 में पीछे छोड़ आया था। मैंने कहा, कुछ एल्बास्टर बुलमैन छिपे हुए हैं, नीचे आने से पहले उन्हें साफ करने में मेरी मदद करो। मैंने जानबूझकर कुछ एल्बास्टर बुलमैन को आते हुए देखा था। ग्रिम राक्षसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और ये 20 कुछ लोग ऐसी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते, विशेष रूप से सीमित स्थानों में जहां सैकड़ों राक्षस आसानी से अपने हमलों में आपको डुबो सकते हैं। यदि मैंने सीधे तौर पर ऐसा कहा होता तो उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती। यही कारण है कि मैंने कुछ एल्बास्टर बुलमैन को उनके लिए छोड़ने का निर्णय लिया था, ताकि जब तक वे इससे निपट लें मैं नीचे का फर्श साफ कर सकूं। जल्द ही मैं विंग 30 पर पहुंच गया, और वहां मैंने महसूस किया कि 600 से ज्यादा अल्बास्टर बुलमैन ऊपर से आने वाले किसी भी इंसान का इंतजार कर रहे थे। मैं चारों ओर इंसानों के शव पड़े हुए देख सकता था, और कुछ एल्बास्टर बुलमैन तो इंतजार करते हुए उन्हें खा भी रहे थे। सेंटरियों को मारने के बाद उनके पास किसी भी मानवीय गतिविधि के बारे में उन्हें सचेत करने के लिए स्थान होते हैं। मैं मानचित्र पर एक नज़र डालता हूं और दरवाजा खोलने के लिए प्राधिकरण का उपयोग करने से पहले कुछ सेकंड में अपनी हमला करने की रणनीति की योजना बनाता हूं। सुप सुप सुप। मैंने कई दरवाजे खोले, अंततः वह दरवाजा खुला जो मुझे केंद्र की ओर ले गया जहां अल्बास्टर बुलमैन इकट्ठा होते हैं। मैंने वह दरवाजा खोला और अपनी पूरी गति से चाकू छोड़े, और 4 सेकंड बाद जब अल्बास्टर बुलमैन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसी रणनीति का उपयोग करने के लिए दूसरे की ओर बढ़ गया। छोटी जगहों के कई नुकसान हैं, लेकिन उनके कई फायदे भी हैं, खासकर तब जब एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों को मार देता है। मैं चुपके से हमला करना जारी रखता हूं और आखिरकार विंग 30 पर सभी एल्बास्टर बुलमैन को मारने में सक्षम हो जाता हूं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि विंग 30 पर कोई एल्बास्टर बुलमैन नहीं बचा है, मैं विंग 31 की ओर तेजी से बढ़ा। मैंने अन्य विंगों से बिल्कुल अलग दृश्य देखे। विंग 31 में 1000 से अधिक अल्बास्टर बुलमैन हैं, लेकिन कुछ 100 इंसान भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। यद्यपि मनुष्यों पर बहुत अधिक दबाव है क्योंकि उनकी संख्या बमुश्किल 200 है, फिर भी वे कावा के किसी भी लक्षण के बिना बहादुरी से लड़ रहे हैं। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
इस बार मैंने अपने चाकुओं का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय मैंने लाल तलवार निकाली जिसे मैंने काफी समय से नहीं निकाला था और युद्ध में भाग लिया। मैं अपने हाथों से हत्या करने का एहसास पाना चाहता हूँ। पुची स्लाइस पुच। युद्ध के मैदान में चलते समय मेरे शरीर पर हल्की बैंगनी रेखाएं छा गईं। मैं और मेरी तलवार युद्ध के मैदान में पूरी तरह से प्रेत बन गए। हर सेकंड कई ग्रिम राक्षसों की जीवन रेखाएं काट रहे थे। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी तलवार की मारक क्षमता मेरे चाकुओं से बहुत कम नहीं है, लेकिन तलवार से उन्हें मारकर मुझे जो संतुष्टि मिल रही है वह कहीं अधिक है। तलवार की मदद से मैं ग्रिम मॉन्स्टर की आंखों से जीवन को निकलते हुए करीब से देख सकता था। मुझे ग्रिम मॉन्स्टर से जीवन को निकलते हुए देखने में मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारकर संतुष्ट महसूस करता हूँ। प्रत्येक हत्या के साथ मैं कुछ मनुष्यों को बचा रहा हूँ, क्योंकि ये राक्षस यदि जीवित बच गए तो सैकड़ों मनुष्यों को मार देंगे, इसलिए उन्हें मारने से पहले उन्हें मारना महत्वपूर्ण है और यह हत्यारे के विचार नहीं है, बल्कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में पारित सिद्धांत है। आप जितने ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारेंगे उतने ज्यादा इंसानों को बचाएंगे। ये सिद्धांत संभवतः ग्रिम बैटलफील्ड में लड़ने वाले लोगों के मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ताकि उनके दिल में उद्देश्य पैदा हो जो युद्ध से ज्यादा शुद्ध है। युद्ध में शामिल होने के 1 मिनट बाद सबने मुझे देखा, क्योंकि मेरी हत्या करने की दर बहुत अधिक थी और ग्रिम राक्षस मुझ पर दांत और नाखून के साथ आए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि आधे से अधिक ग्रिम राक्षसों को मनुष्यों ने विफल कर दिया और जो मेरे पास आए उन्हें मैंने आसानी से मार दिया। यह एक बंद स्थान है और ग्रिम राक्षसों के 6 मीटर के आकार को देखते हुए उनमें से बहुत से लोग कभी न कभी मुझ पर आक्रमण कर पाए, जिससे उन्हें मारने में वास्तव में मदद मिली। और दूसरी बात, बंद स्थान ने मुझे अल्बास्टर बुलमेन के हमलों से बचने में भी काफी मदद की, क्योंकि मैं मृत और जीवित अल्बास्टर बुलमेन के शरीर को मांस की ढाल के रूप में उपयोग कर सकता था। इस प्रकार 25 मिनट बीत चुके थे और इन 15 मिनटों में विंग 31 पर मौजूद सभी ग्रिम मॉन्स्टर्स का मैंने वध कर दिया था। जब हमने विंग 31 पर मौजूद सभी अल्बास्टर बुलमेन को मार डाला तो हम विंग 32 की ओर बढ़ गए। मैं विंग 33 पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। जहां भी स्थिति वही थी, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर बहुत अधिक थे। यहां 3000 से अधिक राक्षस होंगे जो 400 मनुष्यों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। विंग 32 का हर कोना ग्रिम मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, जिनसे लोग अपने मृत साथियों के शवों पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ रहे लोगों के पास मृतकों के सम्मान और अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। वे केवल उन लोगों को मारना चाहते हैं जिनके साथ वे लड़ रहे हैं। मैं जैसे ही लड़ाई में शामिल हुआ, मैंने मारना शुरू कर दिया और चूंकि यह बहुत भीड़भाड़ वाला था, यह मेरे लिए एक आदर्श युद्ध क्षेत्र बन गया, क्योंकि कोई भी ग्रिम राक्षस मुझ पर हमला नहीं कर सकता था। मैंने जी भरकर हत्याएं करनी शुरू कर दी। अल्बास्टर बुलमेन के श्वेत शरीर एक के बाद एक गिरने लगे, क्योंकि मेरी तलवार ने उनके दिलों और खोपड़ियों को चीर दिया था। मेरे युद्ध में शामिल होने के 1 मिनट बाद ही युद्ध में एक और परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऊपर से आए 200 मनुष्य युद्ध में शामिल हो गए। हमने पागलों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। ग्रिम राक्षसों को ऐसे मार रहे थे जैसे हम गोभी काट रहे हों। हम उन्हें गोभी काटने से ज्यादा तेजी से मार रहे थे। अल्बास्टर बुलमेन लड़ाई के बदलते रुख से थक गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ अल्बास्टर बुलमेन ने किसी को नीचे भेजकर बैकअप के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते और बैकअप के लिए बुला पाते, मैंने उन्हें मार गिराया। मैंने खुद को 2 पंखों के बीच मुख्य प्रवेश द्वार के बीच में रखा था। मैं न केवल उन अल्बास्टर बुलमेन को मार रहा हूं जो लड़ रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी मार रहा हूं जो बैकअप के लिए कॉल करने के लिए दौड़ रहे थे। एक समय अल्बास्टर बुलमेन चतुर हो गए और उन्होंने अपने लगभग 100 लोगों को सहायता के लिए भेजा, लेकिन वे सभी कुछ ही सेकंड में मेरे द्वारा मारे गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा अल्बास्टर बुलमेन मारे गए और फिर लड़ाई पूरी तरह से हमारे पक्ष में हो गई। इंसान लॉन घास काटने वाले बन गए, जिन्होंने अल्बास्टर बुलमेन को हर दिशा से, हर नुक्कड़ और कोने से काटना शुरू कर दिया, जब तक कि उनमें से एक भी दिखाई नहीं दिया। FEWebnovel.com। हम जो कुछ भी देखते हैं वह शुद्ध है, जबकि अल्बास्टर बुलमेन के शरीर जमीन पर पड़े हैं। उन्होंने फर्श के हर स्थान पर कब्जा कर लिया है जहां हम चलने के लिए उनके ऊपर से गुजरते हैं, और मुझे कहना होगा, ये काफी अनुभव है। सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम व्यवस्थित तरीके से नीचे उतरने लगे। हम में से हर एक के बीच आधे मीटर की दूरी थी। मैं भी, जो हमेशा सबसे पहले दौड़ता था, धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करने लगा। हम नीचे से आने वाली आवाज और अपने पैरों के नीचे महसूस होने वाले तीव्र कंपन के कारण सतर्क हैं।
ये बहुत स्पष्ट है कि प्लेटिनम एलीट लड़ रहे हैं और हम जो आवाजें सुन रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी संख्या कम नहीं हुई है। अगर मैं सही हूं तो 40 से 50 प्लेटिनम एलीट हैं जो नीचे दोनों तरफ लड़ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए इतने सारे प्लेटिनम एलीट कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वे डरे हुए हैं क्योंकि ये सभी प्लेटिनम एलीट बंद जगह में लड़ रहे हैं। हालांकि मानचित्र के माध्यम से मुझे पता है कि विंग 33 सबसे बड़ा है और कैंप का अंतिम विंग है। यह अन्य विंगों की तुलना में 6 गुना बड़ा है और विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं सभी जगह घेरती हैं। ये सभी चीजें तब मायने रखती हैं जब ये गोल्डन एलिट्स की लड़ाई होती है, लेकिन जब बात प्लेटिनम की आती है तो ये बड़ी जगह भी बहुत छोटी पड़ जाती है। आखिरकार मैं विंग 33 पर पहुंचा और वहां जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। विंग 33 पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। दीवारें जो कीमती धातुओं से बनी थीं और जिन्हें सामान्य तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता था, अब टूटी हुई थीं। इस मंजिल पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरह टूटी हुई न हो। ऐसी तबाही देखकर कोई भी अंदर से कांप उठेगा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। विंग 33 के ऊपर वाले विंग की तरह ये भी ग्रिम मॉन्स्टर और इंसानों की लड़ाई से भरा हुआ है। एकमात्र जगह जहां कुछ खुली जगह है वह है जहां प्लेटिनम एलीट लड़ रहे हैं। जब मैंने लड़ रहे सभी प्लेटिनम अभिजात वर्ग को देखा तो पाया कि कुल 41 प्लेटिनम अभिजात वर्ग, 15 मनुष्य और 26 अल्बास्टर बुलमैन हैं। मानव गोल्डन अभिजात वर्ग के विपरीत मानव प्लेटिनम गोल्डन अभिजात वर्ग ने लगातार अपनी स्थिति बनाए रखी है। मैंने 4 अल्बास्टर बुलमैन प्लेटिनम एलिटों के मृत शरीर भी देखे, यहां तक कि मृत शरीर में भी मरने के बाद कुछ घंटों तक ऊर्जा रहती है। इसलिए लाल दृष्टि के माध्यम से मुझे केवल ये जानने के लिए एक नज़र डालने की जरूरत है कि मरने से पहले उनका स्तर क्या है। ऊपर से आने वाले बाकी लोगों की तरह मैं भी चुपचाप युद्ध में शामिल हो गया और अल्बास्टर बुलमैन को मारना शुरू कर दिया, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है। इस लड़ाई में मैं विशेष रूप से अपने पोषण का ध्यान रखता हूँ। आमतौर पर मैं कोनों से हमला करना पसंद करता हूं, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर केंद्र की ओर बढ़ा और यहां तक कि अपना टोटेम आर्टिफैक्ट भी निकाल लिया। मैंने इसे इन गोल्डन एलिट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकाला था जो मेरे लिए चींटियों के समान है। मैंने इसे प्लेटिनम एलिटों के हमलों से बचाव के लिए निकाला था। मैंने कुछ अल्बास्टर बुलमैन और एक मानव को संपार्श्विक क्षति के रूप में मरते देखा था। एक अल्बास्टर बुलमैन ने हमला किया और मानव प्लेटिनम एलिट ने इसे चकमा दे दिया और यह हमला सीधे लड़ रहे गोल्डन एलीट पर टूट पड़ा। मेरे हाथ में टोटेम आर्टिफैक्ट के साथ मेरी मारने की गति और भी अधिक बढ़ गई। जहां भी मैं चलता हूं अल्बास्टर बुलमैन 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। जब मेरे पास लाल तलवार होती थी, उसके विपरीत मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट के साथ मुझे विशेष रूप से हृदय और सिर पर निशाना लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं जहां चाहूं वहां हमला कर सकता हूं। यही कारण है कि मेरे चारों ओर विंग 33 में प्रवेश किए मुझे 20 मिनट हो चुके थे और मारना और भी आसान हो गया था। पिछले कुछ मिनटों से मैं खुद की तुलना रसोई के चाकू से कर रहा हूं जो किसी भी चीज को काट सकता है। मैं वास्तव में रसोई के चाकू की तरह व्यवहार कर रहा हूं। जो भी ग्रिम मॉन्स्टर मेरे पास आएगा वह उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। मैंने उसकी कमजोरी या घातक स्थान पर हमले को नहीं देखा, मैं बस उन्हें सबसे अधिक कुशलता से काटता रहा और चूंकि मैं केंद्र में हूं इसलिए शिकार की कोई कमी नहीं है। चाहे अल्बास्टर बुलमैन चाहे या नहीं, वे हमेशा केंद्र में आएंगे। पिछले 20 मिनट में मुझ पर सैकड़ों या हजारों बार हमला हुआ, लेकिन किसी भी हमले ने मुझे छुआ तक नहीं। उन सभी हमलों को उस अल्बास्टर बुलमैन ने झेला जिसे मैं अपने सामने लाया था। मैं आमतौर पर चकमा नहीं देता, खासकर तब जब मेरे चकमा देने से किसी मनुष्य को चोट पहुंचती है। इसलिए मैं कुछ राक्षसों को अपना स्थान लेने के लिए कहता हूं। मेरे लिए अपने वर्तमान स्थान के साथ ऐसा करना बहुत आसान है, खासकर तब जब मैं अपनी तलवार पकड़ता हूं। 15 मिनट और बीत गए और अल्बास्टर बुलमैन की संख्या काफी कम हो गई, न केवल गोल्डन एलीट से बल्कि प्लेटिनम एलीट से भी, क्योंकि मानव पक्ष 3 और प्लेटिनम एलीट को मारने में सक्षम था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक मुझे एक भयानक पूर्वाभास हुआ। यह इतना भयानक था कि मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से अपनी जान गंवाने वाला हूं। जैसे ही मैंने पूर्वाभास छोड़ा, मैंने अपनी समझदारी खो दी और पागलपन को अपने ऊपर हावी होने दिया। जैसे ही मेरे चारों ओर सब कुछ लाल होने लगा, मैंने देखा कि 3 प्लेटिनम अभिजात वर्ग में से एक, जो मेरी पीठ पर एक मानव प्लेटिनम अभिजात वर्ग से लड़ रहा है, अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर घुमा रहा है। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक लड़ाकू सियान रंग का अर्धचंद्र चाप उसकी कुल्हाड़ी से बाहर आ गया। वह सियान क्रिसेंट आंख मेरी ओर आ रहा है और यह मेरी ओर बहुत तेज गति से आ रहा है।
अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता कि उससे बच पाता, और अगर वह प्रतिक्रिया कर भी लेता तो भी वह प्लेटिनम एलिट के हमले से बच नहीं पाता। सियान क्रिसेंट आग को आते देखकर मैंने पहली बार अपने शरीर में फेदरलाइट ऊर्जा की कुछ किस्में ली और आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ा, मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ऐसा लगा जैसे मैं टेलीपोर्ट हो गया हूं। मैं अल्बास्टर बुलमैन के पीछे चला गया जो मेरे पीछे लड़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे मैं उसके पीछे चला गया था। सियान क्रिसेंट आग आया और मेरे सामने अल्बास्टर बुलमैन पर हमला किया। अल्बास्टर बुलमैन के पास गोल्डन एलिट से अधिक शक्ति थी और वह रक्षात्मक कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे सियान क्रिसेंट आग अल्बास्टर बुलमैन से टकराया। उसने न केवल मुझे बल्कि उससे लड़ रहे मानव को भी चौंका दिया। भूं! जैसे ही सियान क्रिसेंट आग ने इसे छुआ, मुझे लगा कि यह इसे चीरकर निकल जाएगा और शेष क्रिसेंट आग का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए सियान क्रिसेंट आग इसमें समा गया। एक पल के लिए अल्बास्टर हिल नहीं पाया, लेकिन जब यह हिला तो यह ऐश में बदल गया। हाँ, राख। प्लेटिनम एलिट का एक ही हमला राख में बदल गया था। ऐसे हमले के सामने कोई आर्टिफैक्ट, कोई रक्षात्मक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर आपको प्लेटिनम एलिट के हमले को हराना है तो आपको प्लेटिनम एलिट बनना होगा। मुझे उसके हमले से बचते देख उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी, जो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखकर रोष में बदल गई। वह अपमानित महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। यही कारण है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और दूसरा हमला करने वाला था जब एक उंगली के आकार की नीली ऊर्जा किरण उसके सिर को भेदती हुई अंदर घुसी और वह गिरने लगा। बेवकूफ, ये कमीना, ये जानते हुए भी कि वे मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई में बढ़त खो रहे हैं, उन्होंने अपना सारा ध्यान मनुष्य को मारने पर केंद्रित नहीं किया। ये लड़ रहा है, इसके बजाय इसने निम्न स्तर की चींटी पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह कभी भी मार सकता था। अपने क्रोध में इसने दुश्मनों के हमले को नोटिस किया और उसके नीचे मर गया। यहां तक कि 2 प्लेटिनम अभिजात वर्ग के अल्बास्टर बुलमैन भी अपने मृत दोस्त की मूर्खता पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। हमले से बचने के बाद मैं अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं गया और अपनी पागल अवस्था में हमला करना जारी रखा। मेरी पागल अवस्था के साथ मेरी मारने की गति फिर से बढ़ गई और अब मेरी मारने की गति मूल से 3 गुना है। पागल अवस्था को सक्रिय करने के 2 मिनट बाद मैंने पाया कि प्लेटिनम एलिट की कई इंद्रियां मुझ पर लॉक हो गई थी और इनमें से अधिकांश इंद्रियों का मेरे प्रति अच्छा इरादा नहीं था। मैंने प्लेटिनम एलिटों की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और मारना जारी रखा। मैंने अपनी हत्या की गति को भी बढ़ा दिया, जिसका परिणाम तुरंत सामने आया क्योंकि मेरे प्रति उनकी हत्या की मंशा उबलने लगी। लेकिन पहले की तरह एक मूर्ख की तरह इन प्लेटिनम अभिजात वर्ग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने लड़ाई जारी रखी क्योंकि उनकी स्थिति और भी अधिक विकट हो गई, क्योंकि 2 और प्लेटिनम अभिजात वर्ग मारे गए। अल्बास्टर बुलमैन अब पीछे की ओर है और कुछ तो उन्मत्त हो गए और नीचे गोल्डन एलिट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर्स की प्रकृति से पहले से परिचित मनुष्य लड़ाई के अंतिम चरणों में अपार शक्ति के साथ फट पड़े और सबसे पहले उस प्लेटिनम एलिट को मार डाला जो उग्र होने के संकेत दिखाता था। हालांकि अधिकांश उग्रवादी अल्बास्टर बुलमैन समय पर रुक गए, लेकिन उनमें से कुछ नहीं रुक पाए और इसके कारण कुछ लोगों की जान भी चली गई। मेरा पागल मन ये देखकर क्रोधित हो गया, लेकिन प्लेटिनम एलिट की ओर नहीं बढ़ा। यह पागलपन है, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे कारण मौजूद हैं, यहां तक कि मेरी पागल अवस्था भी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अंत में मैंने अपने पागलपन को छोड़ते हुए कहा, हमने गोल्डन एलिट से नीचे के सभी अल्बास्टर बुलमैन को मार डाला है और हम उन्हें मार चुके हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस हत्या में सबसे बड़ा हिस्सा मेरा था। जैसे ही हमने हत्याएं समाप्त की, लोगों ने बिना समय गंवाए ऊपर की मंजिल पर चले गए। केवल कुछ साहसिक मूर्ख लोग जैसे मैं प्रवेश द्वार पर रह गए थे और प्लेटिनम अभिजात वर्ग की लड़ाई देख रहे थे। वर्तमान में 14 मानव प्लेटिनम अभिजात वर्ग और 17 अल्बास्टर बुलमैन प्लेटिनम अभिजात वर्ग हैं, और ये देखते हुए कि उनका अंत निकट है, ये ग्रिम मॉन्स्टर प्लेटिनम अभिजात वर्ग जी जान से लड़ रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारे शिविर में 2 एलिट जोड़ टीमें मौजूद थीं। यदि वे नहीं होती तो शिविर के 8 प्लेटिनम एलिट इस हमले को रोक नहीं पाते। मुझसे थोड़े बड़े एक युवक ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे चेहरे पर एक उलझन साफ हो गई। जब मैंने 14 प्लेटिनम एलिट को लड़ते हुए देखा तो मैं इतनी संख्या से थोड़ा भ्रमित था। जहां तक मुझे पता है, एक छिपे हुए शिविर में अधिकतम 10 प्लेटिनम एलिट की रक्षा करनी होती है, और यह अधिकतम है क्योंकि अधिकांश छिपे हुए शिविरों में आमतौर पर 4 से 6 प्लेटिनम एलिट उनकी रक्षा करते हैं।
ग्रिम मॉन्स्टर्स के प्लेटिनम एलिट्स को पूरा करने में उन्हें जितना समय लगा, मैंने उससे कहीं अधिक समय लगा। उन्हें 4 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, जो कि मेरी कल्पना से दोगुना है। जब सभी एल्बास्टर बुल्लेमिन प्लेटिनम एलिट्स मारे गए तो सब कुछ तेजी से घटित होने लगा। उन्होंने शिविर में मौजूद हर महत्वपूर्ण चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया, चूंकि इस शिविर के निर्देशांक खोज लिए गए थे। इसे कम से कम समय में छोड़ना था। इसलिए जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, उन्होंने लोगों को एयरशिप सहित सब कुछ नष्ट करने का आदेश देना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात थी। जो लोग शिविर के सदस्य नहीं थे उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। हमें केवल इतना करना था कि हमने जिन ग्रिम राक्षसों को मारा है उनके शवों को इकट्ठा कर लें और काम में बाधा न डालें। जब मैंने उन ग्रिम राक्षसों के शवों को इकट्ठा किया जिन्हें मैंने मारा था, जो बहुत बड़ी संख्या में थे, मैं कोने में जाकर बैठ गया और बाकी सभी लोगों की तरह अगले आदेश का इंतजार करने लगा जो कैंप का हिस्सा नहीं थे। कोने में बैठकर मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं और उनमें से एक ये है कि ग्रिम मॉन्स्टर्स हमारे कैंप में कैसे घुसपैठ करने में सफल रहे। जवाब सरल है, कैंप के सदस्यों में एक गद्दार था। उन्होंने टेलीपोर्टेशन संरचना का निर्माण किया और ग्रिम मॉन्स्टर्स को इसमें शामिल किया। सबसे पहले प्लेटिनम एलीट ने प्रवेश किया और उनकी सुरक्षा के साथ अन्य भी प्रवेश करने लगे, क्योंकि एक कमजोर व्यक्ति को संरचना को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस प्रक्रिया में एक प्लेटिनम एलीट ने अपनी जान भी गंवा दी थी। ऐसे परिदृश्यों के विरुद्ध काफी सुरक्षा है, क्योंकि अंतरिक्ष सुरक्षा उपकरण अनधिकृत टेलीपोर्टेशन गठन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वे कमबख्त ग्रिम राक्षस हमेशा घुसपैठ का रास्ता खोज लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिम मॉन्स्टर्स द्वारा भेजे गए गद्दारों ने हर छोटी बड़ी जगह में घुसपैठ कर ली है। उनके जासूस हर जगह हैं। 10,000 से ज्यादा सालों से हम लड़ रहे हैं। लड़ाई में कई बदलाव हुए हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ग्रिम मॉन्स्टर्स बच्चों को जन्म से ही प्रशिक्षित करते हैं, उसके बाद उन्हें दुनिया भर की कोठरियों में भेजते हैं। उन्हें भेजने से पहले वे उनके अंदर एक सील बना देते हैं, जिससे वे ग्रिम मॉन्स्टर्स और उनके मिशन के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। केवल जब वह सील सक्रिय होती है तो ये मनुष्य अपनी यादें वापस पा लेते हैं और उस मिशन को करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं जिसके लिए उनका दिमाग धोया गया है। इन लोगों की पृष्ठभूमि में कोई त्रुटि ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। स्लीपर सेल हजारों वर्षों से चल रहे थे, जिससे ग्रिम मॉन्स्टर्स के एजेंट हर गली मोहल्ले में घुसपैठ कर रहे थे। बैठे बैठे मैंने सुना कि 30 साल पहले वॉरजोन 13 में एस क्लास गिल्ड के नेता ने अचानक बहुत महत्वपूर्ण लोगों को मार डाला था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ग्रिम मॉन्स्टर्स के कई जासूस हैं। यही कारण है कि जब मैं रेजिंग थंडर में शामिल हुआ था तो मेरे बैकग्राउंड की कड़ी जांच की गई थी। मेरी भी बैकग्राउंड की कड़ी जांच की गई थी। सभी महत्वपूर्ण चीजों को नष्ट करने में उन्हें 9 घंटे लगे। पूरे कैंप को नष्ट करने में कई दिन लग सकते थे, और कैंप में मौजूद हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। कैंप में सबसे महत्वपूर्ण चीजें विभिन्न सुरक्षा सेंसर, एयरशिप और टेलीपोर्टेशन गेट हैं। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनके बाद अन्य चीजें आसानी से बदली जा सकती हैं। विघटन के बाद हमें विंग 33 में वापस आने के लिए कहा गया। उन्होंने वहां एक नया टेलीपोर्टेशन गेट बनाया है। एक एक करके लोग टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरने लगे। मुझे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करने के लिए अपना नंबर आने से पहले 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ हजारों लोग हैं और एकल टेलीपोर्टेशन संरचना मौजूद है। इसमें कुछ समय लगना चाहिए, खासकर तब जब कुछ शरारती लोग मौजूद हों जो परेशानी पैदा करते हैं। जब मैं लाइन में था तो मुझसे कई कदम आगे एक युवक खड़ा था। उसने चेतावनी मिलने के बावजूद उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। क्रोधित होकर प्लेटिनम एलीट ने चेतावनी के तौर पर सीधे उसका हाथ काट दिया। उन्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तरीके नर्म शब्दों से बेहतर काम करते हैं। प्लेटिनम एलीट के प्रदर्शन के बाद सभी लोग सीधे हो गए थे और उन्होंने कोई ऐसी परेशानी नहीं पैदा की जिससे लाइन में बाधा उत्पन्न हो। फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा और वहां से मैं हवाई जहाज से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं साइड में दाखिल हुआ तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े हॉल में पाया, जहां मेरे पीछे हजारों लोग खड़े थे। टेलीपोर्टेशन गेट को दूसरे स्थान से कैलिब्रेट करने से पहले हमें दूसरों के आने का इंतजार करना होगा। हमें दूसरे छिपे हुए कैंप तक पहुंचने से पहले एक नहीं बल्कि 4 बार ऐसा करना होगा। 4 टेलीपोर्टेशन गेटों को पार करने में मुझे 12 घंटे से अधिक का समय लगा, और जब मैं छिपे हुए शिविर में पहुंचा तो मुझे अन्य 2 लोगों के साथ कमरा साझा करना पड़ा।
बहुत समय हो गया था जब मैंने अजनबियों के साथ कमरा साझा किया था, और मुझे कहना होगा कि यह अनुभव सबसे बुरा था, खासकर तब जब आपके रूममेट की लगातार गैस छोड़ने की आदत हो। चूंकि शिविर में भीड़ हो गई थी, इसलिए कमरे बदलने की कोई संभावना नहीं थी, और चूंकि हमें आवाज से 50 मीटर से अधिक दूर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये 2 दिन मेरे लिए नरक के समान थे। मुझे अच्छा लगा जब मुझे अंततः सूचना मिली कि मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने सेक्शन 3 में जाने में समय बर्बाद नहीं किया और वहीं बैठ गया क्योंकि हवाई जहाज के आने और मुझे ले जाने से पहले 2 घंटे शेष थे, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह सेक्शन रू से 100 गुना बेहतर है जिसमें केवल फॉग की गंध थी और कुछ नहीं। 2 घंटे बाद अंततः हवाई जहाज आ गया और जब मैं अपने पॉड में आया तो मैं अंदर घुस गया और अंदर लेट गया। अंततः मुझे अच्छा महसूस हुआ। पिछले 3 दिन सचमुच कुछ खास थे। मैं ऐसा कुछ अनुभव करने के बजाय 3 दिनों तक लगातार लड़ने को तैयार था। ये वास्तव में भयानक था। जैसे ही मैं बैठा, मैंने आखिरकार हिडन कैंप सर्वर से प्राप्त ईमेल पढ़ा। यह मेरे मिशन के चौथे भाग को औपचारिक रूप से समाप्त करने के बारे में एक मेल था, जिसे पढ़कर मैं राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। मेल में कुछ छोटी छोटी सूचनाएं भी हैं। पता चला कि 3 दिन पहले जिन अल्बास्टर बुलमेन से मैंने लड़ाई की थी, वे उसी स्टेशन से थे जहां मुझे सूचना एकत्र करने के लिए भेजा गया था, और अब चूंकि उनके कुलीन लोग मर चुके हैं, इसलिए वह स्टेशन जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस सामग्री का स्रोत फ्रीवेक बीक नोवल हैगिल से प्राप्त मेल पढ़ने के बाद मैं लगभग 14 घंटे सोई, और जब मैं जागी तो मुझे बिल्कुल ठीक महसूस हुआ तथा पिछले कुछ दिनों से मुझे जो तनाव और चिंता थी वह भी गायब हो गई थी। जागने के बाद मैं अपने पॉड से बाहर निकला और फ्रेश होने चला गया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने एशलिन के साथ खाना खाया और फिर मैंने स्टोरेज खोलना शुरू कर दिया जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। इस बार मेरे पास केवल 9 स्टार गोल्डन एलीट और उनके ऊपर के स्टोरेज हैं। जैसे ही मैंने पहला स्टोरेज खोला, मेरी नज़र सीधे एक चीज पर पड़ी। यह एक किताब थी, गहरे बैंगनी रंग की किताब जो बहुत ही आकर्षक थी। उसे देखकर मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और इसे निकालकर अपने होलोवॉच के साथ अनुवाद किया, और जल्द ही इसकी विषय वस्तु मेरे सामने प्रकट हो गई और मैंने इसे तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ ही मिनटों बाद मैंने इसे पूरा पढ़ लिया। ये रहस्यवादी विधि है। सटीक रूप से कहें तो यह एक गति प्रकार की रहस्यवादी विधि है, लेकिन यह एक साधारण विधि है, फेडरलाइट या किसी असाधारण विधि जैसी नहीं जो मैंने पहले देखी है। फिर भी मैं इसे पाकर खुश हूं क्योंकि प्रत्येक विधि का मूल्य बहुत बड़ा है। हर बार जब मुझे कोई रहस्यवादी विधि मिलती है तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। मुझे आशा है कि मुझे कोई दुर्लभ और असाधारण विधि मिल जाएगी, लेकिन एक दुर्लभ और असाधारण विधि को पाना कितना आसान है। वे न केवल सुपर रेट हैं, बल्कि बहुत कम लोग उनका अभ्यास कर सकते हैं, और जो लोग उनका अभ्यास कर सकते हैं वे उन्हें अपने जनजाति से प्राप्त करते हैं, जो सीधे उनके दिमाग में प्रेषित होता है। इसलिए उन्हें ढूंढना घास के पहाड़ में सुई खोजने से भी अधिक जटिल है। अपनी निराशा पर काबू पाकर मैंने और अधिक भंडार खोलने और उनकी अलमारियों में चीजों को छांटना शुरू कर दिया। यह एक लंबी और आनंददायक प्रक्रिया है, और चूंकि मुझे नॉलेज क्रिस्टल्स से बहुत सारी जानकारी मिली है, इसलिए मेरे लिए सामान की पहचान करना काफी आसान है। इसलिए मैं स्टोरेज खोलता रहा, और कभी कभी जब भी मुझे दुर्लभ चीजें या मेरी जरूरत की चीजें दिखती तो मैं उत्साहित हो जाता। इस तरह कुछ घंटे बीत गए और मैंने आधे से ज्यादा सामान खंगालना शुरू कर दिया, जब मैंने अचानक फिर से रुक गया क्योंकि मुझे फिर से मिस्टिक मेथड मिल गया। यह एक स्ट्रेंथ टाइप मिस्टिक विधि है, और जैसा कि मैंने पहले पाया था, यह भी औसत है। ये रहस्यवादी विधियां मेरे लिए उपयोगी नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे मेरे माता पिता के लिए बहुत उपयोगी होंगी। मैंने उनसे कहा था कि जब तक वे सिल्वर एलीट के शिखर पर नहीं पहुंच जाते, तब तक वे मिस्टिक मेथड का अभ्यास न करें। मिस्टिक मेथड का अभ्यास करना एक खतरनाक काम है, और इसका अभ्यास तभी सर्वोत्तम है जब कोई आवश्यकता के अनुसार अभ्यास करे। ग्रिम बैटलफील्ड द्वारा जारी आधिकारिक मार्गदर्शन में कहा गया है कि मिस्टिक विधि का अभ्यास केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई व्यक्ति पीक 9 स्टार सिल्वर एलीट तक पहुंच जाए, लेकिन कोई भी उस मार्गदर्शन का पालन नहीं करता है। अधिकांश लोग मिस्टिक विधि का अभ्यास तब शुरू करते हैं जब वे मिड सिल्वर एलीट होते हैं, और कुछ लोग तो बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं और तब अभ्यास करते हैं जब वे लो सिल्वर एलीट होते हैं। मैं उनमें से एक था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा था कि वे तब तक अभ्यास न करें जब तक कि वे पीक सिल्वर एलीट तक नहीं पहुंच जाते। वर्तमान में वे मिड सिल्वर एलीट हैं, लेकिन एमरल्ड कीवी और अन्य सामान के साथ जो मैं उन्हें भेजूंगा, वे आसानी से गोल्डन एलीट बन सकेंगे।
दो रहस्यवादी विधि के बाद मुझे आगे के भंडारण में कोई रहस्यवादी विधि नहीं मिली। हालांकि वहां कोई रहस्यवादी विधि नहीं थी, मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली जिनमें एक अनोखी जड़ी बूटी भी शामिल थी जिसका मूल्य मेरे पास मौजूद एमरल्ड कीवी से कम नहीं है। यह मेरे लिए तो कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मेरी बहन के लिए यह बहुत मददगार होगा। मेरी जानकारी में एक खास फॉर्मूला है जिसके लिए इस जड़ी बूटी की जरूरत होती है। इस अनोखे घोल से बने घोल से नियमित स्नान करने से उसकी शारीरिक संरचना और प्रतिभा में निखार आएगा। जल्द ही मैंने सभी स्टोरेज को छांटना समाप्त कर दिया और इसमें मुझे काफी समय लगा, कुल 11 घंटे। अपने खजाने के घर पर पूरी तरह से नजर डालने के बाद, जो पहले से ही एक विशाल सुपरमार्केट जैसा दिख रहा था, मैंने अपने विवेक को अपने स्टोरेज से बाहर निकाल लिया। मैं ऊब महसूस करते हुए चारों ओर देखने लगा। मैंने एक फिल्म शुरू की और एशलिन के साथ उसे देखा और इस तरह 3 दिन बीत गए। हवाई जहाज हेम के निकट पहुंच चुका था। मैं 1 घंटे के भीतर हेम पहुंच जाऊंगा, जिससे मैं उत्साहित और तनावमुक्त महसूस कर रहा था। मैं 7 दिनों से बाहर हूं और इन 27 दिनों में मैंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। कुछ अच्छी थीं, कुछ बुरी थी, जैसे 2 दिनों तक उल्टी करने लायक गैस, लेकिन अब मैं जल्द ही हेम पहुंचने वाला हूं, जिससे आखिरकार मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं अपने अपार्टमेंट में जाने, लंबे समय तक नहाने, अपने और एशलिन के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने और आखिरकार अपने बड़े मुलायम बिस्तर पर सोने का इंतजार नहीं कर सकता था। ये साधारण चीजें हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं क्योंकि अब से दिन कठिन होने वाले हैं। मैं पहले ही मानव की सीमा तक पहुंच चुका हूं और आगे बढ़ने के लिए मुझे सीमा को तोड़ना होगा। इसके लिए मेरे सामने केवल 2 विकल्प हैं, जब तक कि मैं बेहद भाग्यशाली न हो जाऊं और उस फूल जैसी अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी न पाल लूं जो एमरल्ड कीवी से आगे थी, जिनसे मैं एक सीमा तोड़ने वाली औषधि बना सकता था जो मुझे प्लेटिनम बनने में मदद करेगी। ऐसा होने की संभावना नहीं है, इसलिए मेरे पास केवल 2 तरीके हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा सीमा तोड़ने की विधि। मैं गुफा से बाहर आने के बाद से जिस प्राकृतिक तरीके से काम कर रहा हूं, उसी के अनुसार आगे भी कठिन परिश्रम करता रहूंगा। सिवाय जब मैं सो रहा होता हूं और लड़ रहा होता हूं, मैं नियमित रूप से गुप्त विधि और सर्वोच्च युद्ध विधि का अभ्यास करता रहा हूं, यहां तक कि अब भी मैं दोनों का अभ्यास कर रहा हूं। इसलिए मैं प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य सीमा तोड़ने की विधि को खोजना होगा क्योंकि यह प्लेटिनम एलीट बनने का सबसे तेज तरीका है। क्योंकि प्राकृतिक विधि में महीनों और यहां तक कि वर्षों का समय लग सकता है, क्योंकि अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली गति पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। विशेष रूप से ये तब आसान नहीं होता जब आप अपने अभ्यास का कोई परिणाम नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं सीमा तक पहुंच गया, मैं अभी भी अपने संविधान के कारण अभ्यास कर सकता था, लेकिन मुझे अपने अभ्यास का फल नहीं मिलेगा, जो कि काफी निंदनीय बात है क्योंकि वे सभी गति का निर्माण जारी रखेंगे। मुझे अपने हृदय को तैयार करना होगा और खुद से कहना होगा कि जब मैं प्लेटिनम में प्रवेश करूंगा तो ये लाभ मुझे मिलने लगेंगे, इससे मुझे गोल्डन एलीट में रहने पर मिलने वाले लाभों से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। धप, बस बस बस। 1 घंटे बाद हवाई जहाज गिल्ड के पीछे उतरा और मैं उसमें से बाहर आया और गिल्ड की मुख्य इमारत की ओर चला गया। मुझे अपनी मिशन रिपोर्ट और खुफिया जानकारी प्रस्तुत करनी है, जो मैंने 3 स्टेशनों से एकत्र की है। यदि उन्होंने हम पर स्वयं हमला नहीं किया होता तो ये संख्या 4 होती। इसमें बहुत समय लगेगा। मैंने सोचा कि मुझे पिछले 27 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट देनी होगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये गिल्ड के नियम हैं। मुझे अपना मिशन रिपोर्ट जमा करने और उनके थकाऊ उबाऊ सवाल का जवाब देने में 7 घंटे लग गए। जब तक मैं वहां से निकल पाया, मैं फिर से थक चुका था। ट्रिंग ट्रिंग freewebandwell.com। मैं रिपोर्ट ऑफिस से कुछ ही कदम बाहर निकला था कि मेरी होलोवॉच बजने लगी, और जब मैंने इसे एलेन से देखा तो मैं आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जब से मैं वॉरजोन में आया था, मैंने अपने किसी भी दोस्त को फोन नहीं किया और न ही उनका फोन उठाया, न ही एलेंस को, न ही जिल्स को और न ही किसी और को। मुझे शर्म आती है क्योंकि एक बार जब मुझे कॉल मिल जाती है तो वे मेरे होलोवॉच पर क्रिमिनल टैग देख लेते हैं। यही वजह है कि अपने माता पिता को कॉल करने के लिए भी मैंने टॉम्स होलोवॉच का इस्तेमाल किया। भले ही मुझ पर यह क्रिमिनल टैग मेरी गलती है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, फिर भी मुझे शर्म आती है। और यह भावना मुझे क्रोधित कर देती है, अपने आप पर क्रोधित, उन लोगों पर क्रोधित जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति से मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।
मैंने अपनी होलोवॉच को देखा और सोचा कि इसे बजने दो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं या इसे प्राप्त कर लेता हूं। अंततः मैंने अपना मन बना लिया और प्राप्त को स्पर्श कर लिया क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति से भागने का कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं इसे पसंद करूं या नहीं। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना खाली समय है कि मैं तुम्हें एक महीने में 100 बार कॉल करूं? एलेन भड़क उठी। वह बहुत गुस्से में दिख रही थी, इतनी गुस्से में कि मुझे लगा कि वह किसी भी क्षण आग उगल देगी। मैं चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब वह अपनी होलोवॉच पर मेरा प्रक्षेपण देखेगी तो उसे हल्का लाल रंग और क्रिमिनल का टैग देखने दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसे मेरे प्रोजेक्शन में एक अजीबपन महसूस हुआ और उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गईं। टैग देखकर वह इतनी हैरान हुई कि कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। ये पेज कोई सामान्य टैग नहीं है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन पर बलात्कार या हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे होते हैं, इसलिए उसे ये देखकर चौंकना स्वाभाविक है। माइकल, क्या तुमने कोई गंभीर काम किया है? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं देख सकता था कि वह ये विश्वास नहीं करना चाहती थी कि मैंने इतना जघन्य अपराध किया है, लेकिन मेरे प्रक्षेपण में इसका सबूत देखकर वह नहीं जानती कि क्या सोचे। क्या आपको लगता है कि मैंने इतना जघन्य अपराध किया है कि मुझे ऐसा टैग मिलेगा? मैंने उदास हंसी के साथ पूछा और अपनी टीम के लिए आवंटित कमरे का दरवाजा खोला तथा सामान्य सीट पर बैठ गया। क्या तुम्हें फंसाया गया था? उसने कुछ देर बाद पूछा, जिस पर मैंने सिर हिला दिया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। वे कौन है? उसने गुस्से से पूछा। इस पर मेरा चेहरा उदास हंसी से चौड़ा हो गया। वे बहुत शक्तिशाली लोग हैं, मैंने असहाय भाव से उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा अस्पष्ट उत्तर सुनकर उसने अपना सिर उठाया और मुझसे स्पष्ट उत्तर देने के लिए कहा, यह देखकर कि मैं आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यही कारण है कि मैं उसका फोन नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि जब उसे पता चलता है कि मैं मुसीबत में हूं तो वह बहुत गहराई से बात करती है। वे सर्वोच्च स्तर के संगठन से हैं, मैंने सरलता से कहा। इससे वह भी हैरान हो गई थी। लोग सर्वोच्च स्तर के संगठन के संपर्क में नहीं आते हैं। वे लोग बहुत अलग थलग दूर दूर के होते हैं, इसलिए मेरे जैसे औसत व्यक्ति का उनका क्रोध झेलना काफी आश्चर्यजनक बात थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माइकल, मेरी टीचर भी सर्वोच्च स्तर के संगठन से हैं। अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वे तुम्हारे खिलाफ लगाए गए इन झूठे आरोपों को हटाने में मदद करेगी, एलेन ने कहा। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अंधेरी गुफा में रोशनी देख ली है, एक ऐसी उम्मीद जिसकी तलाश मैं लंबे समय से कर रहा था। मैं जल्दी से हाँ कहना चाहता था, लेकिन पाया कि मेरा मुंह हाँ कहने के लिए नहीं खुल रहा था, और यह देखकर मेरे चेहरे पर फिर से एक उदास मुस्कान आ गई। आपको अपने शिक्षक से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं उसके प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी हूं और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना अब तक की मेरी सबसे मूर्खतापूर्ण बात होगी, लेकिन मैं ऐसा जरा भी नहीं करता। मेरे पास मेरा अभिमान है और यह किसी को मेरी समस्या का समाधान नहीं करने देगा। हालांकि अपराधी का टैग हटाने का ये कार्य लगभग असंभव लग रहा था क्योंकि मेरे सामने बेहेमोत है जिसे मारने के लिए सांस ही काफी है, फिर भी मैं अपने प्रयासों से इस टैग को हटाने का प्रयास करूंगा। एलेन कुछ कहना चाहती थी और इसके लिए उसने अपना मुंह भी खोला, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा तो उसने मुंह बंद कर लिया। उसे पता था कि मैं उसकी मदद स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वह मुझे कितना भी मजबूर करे। तो तुमने फोन क्यों किया? मैंने 1 मिनट की चुप्पी के बाद पूछा। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त को भी फोन नहीं कर सकती थी? उसने गुस्से से पूछा, जिससे मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई और जो उदास माहौल पहले लग रहा था वह धुएं में गायब हो गया। मैंने तुम्हें लिमिट ब्रेकिंग मेथड देने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने मेरी मदद को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे शिक्षक से मिली लिमिट ब्रेकिंग मेथड को स्वीकार करोगे, एलेन ने कहा। इस बार उदास हंसी की बारी उसकी थी। वह अपनी सहेली के बारे में अपनी शिक्षिका के विचारों से भली भांति परिचित है और वह जानती है कि ऐसे विचार रखना उसकी शिक्षिका का दोष नहीं है। वह बहुत ऊंचे घराने से आए है, इसलिए जब तक किसी में कोई अतिरिक्त विशेष गुण न हो वह शिक्षिका की नजरों में नहीं आ सकती। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से तुम काफी शक्तिशाली बन गए होगे, बताओ तुम किस स्तर पर हो? मैंने विषय बदलते हुए पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी संकोच की भावना आ गई, मानो वह खुद से बहस कर रही हो कि मुझे बताए या नहीं। अंततः ऐसा लगा कि उसने अपना मन बना लिया है और बोलने के लिए अपना मुंह खोला,
और जो निकला उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मैं डायमंड एलीट के शिखर पर हूँ, एडमिंटाइन बनने से बस एक कदम दूर हूँ, उसने कहा। उसके शब्द मेरे कानों के लिए वज्रपात के समान थे। मुझे बहुत उम्मीद थी कि उसकी शक्ति मुझसे अधिक होगी और मुझे आश्चर्य नहीं होता यदि वह मुझसे कहती कि वह पीक प्लेटिनम एलीट है, लेकिन पीक डायमंड जो कि एडमेंटाइन से बस एक कदम की दूरी पर है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। एक सामान्य डायमंड भी ठीक होता, लेकिन चोटी वाली डायमंड ने कहा, ऐसा लगता है कि उसने मेरी हिम्मत तोड़ने के इरादे से मुझे बुलाया था। मुझे अपने सदमे से बाहर आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं बाहर आ गई और अब मैं और भी अधिक मेहनत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गया हूँ। आपकी प्रगति ने मुझे एक लक्ष्य दे दिया है। आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए, बहुत जल्द ही मैं आपको पकड़ लूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। उसके बाद हमने कुछ देर तक बातचीत की। मैंने उसके मंगेतर से भी कुछ बातें की जो उसके बगल में था। दोस्तों से फिर से बात करना मजेदार था। आपराधिक टैग के कारण मुझे अपने दोस्तों से बात करने में शर्म आती थी, लेकिन एलेन से बात करने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जो मैंने किया ही नहीं है। यद्यपि मुझ पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है तथा इसने मेरे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं और मुझे वे संसाधन नहीं मिल पाए हैं जिनका मैं हकदार था, फिर भी इसने मुझे और भी अधिक मेहनत करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया है। वारजोन नाम 4। दस्तक दस्तक, अंदर आइए, कोमल किंतु प्रभावशाली आवाज ने कहा। एलेन ने धीरे से दरवाजा खोला और पाया कि उसकी शिक्षिका आलस से सोफे पर लेटी हुई अपनी होलोवॉच पर कुछ पढ़ रही थी। एलेन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी शिक्षिका ने स्क्रीन से अपनी नजरें हटाते हुए पूछा। शिक्षिका, क्या आप मेरे मित्र का रिकॉर्ड देख सकती हैं? उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था, एलेन ने कहा। उसकी शिक्षिका ने उसकी ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने छात्र के चेहरे को देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह इस चेहरे को जानती है, अगर वह मना करती है तो वह बार बार पूछेगी जब तक कि मैं मान न जाऊं। उसका छात्र बहुत दृढ़ है, जो उसकी ताकत है लेकिन उसकी कमजोरी भी है। मैंने वह दस्तावेज खोला जो उसने मुझे भेजा था और उसे खोलकर देखा तो पाया कि वह उसका मित्र था जिसे मैंने उस छोटे से देश में देखा था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसे औसत से नीचे के लड़के के साथ अपनी दोस्ती क्यों रखी। अपनी प्रतिभा और उस चीज की मदद से वह ऊपर की ओर जा रही है। एक बार उसके अंदर की शक्ति सक्रिय हो जाने पर उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने से उसकी गति धीमी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे दोस्ती तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह उसका जीवन है और उसे अपना निर्णय लेना है। ये सब उसके विश्व दृष्टिकोण के कारण है, जो इस पिछड़े महाद्वीप के एक छोटे से देश में पली बढ़ी है। जब वह सेंट्रल आएगी तो उसे एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसे पता चलेगा कि अपने ऐसे दोस्तों के साथ क्या करना है। मैंने उस लड़के का दस्तावेज देखा जो उसने मुझे भेजा था और लाल रंग से चिन्हित शुल्कों पर क्लिक किया। दूसरों के लिए ये प्रतिबंधित चीजें हैं, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही लोग हैं जिनकी उससे अधिक पहुंच है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए अप्रतिबंधित हो सकता है। दिलचस्प। मैंने कुछ बटन टाइप करने से पहले बुदबुदाया और अपने संगठन का खुफिया पोर्टल खोला। जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा, मुझे लगा कि चीजें मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। शिक्षक, वह निर्दोष है ना? क्या आप पता लगा पाए कि उसके साथ ऐसा किसने किया? मेरे छात्र ने घबराते हुए पूछा। ये देखकर मैं खुद को हल्की हंसी से रोक नहीं सका। आपका दोस्त बहुत बदकिस्मत है कि उसे ब्लड क्लाउड के उन बदमाशों के साथ परेशानी में पड़ना पड़ा, मैंने कहा। एलेन ये नाम सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुई। हालांकि माइकल ने उसे बताया था कि यह सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने उसे गलत तरीके से अपराधी बनाया है, और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ब्लड क्लाउड होगा। उसके शिक्षक ने उसे सभी सर्वोच्च संगठन के बारे में बताया था और ब्लड क्लाउड वह है जिसके बारे में उसकी सबसे कम राय है। शिक्षक ने कहा कि स्काई सेबेरिस का सदस्य क्षुद्र और प्रतिशोधी है और हर चीज में अपराध करता है। स्काई सेबर ने उस पर सजा क्यों सुनाई? मैंने पूछा। भले ही स्काई सेबर के लोग तुच्छ हों, लेकिन वे किसी पर ऐसी जघन्य सजा सुनाने के लिए खुद को नीचा नहीं करेंगे। 1 महीने पहले क्या मैंने तुम्हें स्काई सेबर के बास्टर्ड को मिली अपार संपत्ति के बारे में नहीं बताया था? मेरी शिक्षिका ने पूछा। हाँ, तुमने कहा था कि 6 लोगों को एपेक्स विरासत मिली है और वे मध्य महाद्वीप में मेरे लिए सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होंगे, उन्होंने कहा। इस सब का माइकल से क्या लेना देना है? जहां तक मुझे पता है, उसे सर्वोच्च उत्तराधिकार या किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार नहीं मिला।
अन्यथा वह सिर्फ सर्वोच्च स्वर्णिम अभिजात वर्ग नहीं होता, एलेन ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर कहा। उसकी प्रेमिका उन लोगों में से एक थी जिन्हें विरासत मिली है। मैंने अनुमान लगाया कि जब वे उसे ले गए थे तो उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा उपहार छोड़ा था। ये पूरी तरह से उनके क्षुद्र स्वभाव के अनुरूप था, शिक्षक ने कहा। यह सुनकर एलेन्स के चेहरे पर से सारी उलझन गायब हो गई और एक पल के लिए तो उसे माइकल पर दया भी आने लगी, लेकिन जल्द ही उसने इन विचारों को झटक दिया क्योंकि उसके दोस्त को उसकी दया की जरूरत नहीं थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसका विश्वास हटा दूं? इसमें बस एक क्लिक लगेगा, उसकी शिक्षिका ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने में बहुत खुश होगी। नहीं, वह ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने निराशा के भाव से कहा। उसका दोस्त बहुत घमंडी है। अगर मैंने शिक्षिका से उसके विश्वास को मिटाने के लिए कहा तो इससे उसके गर्व को ठेस पहुंचेगी। freewebnovel.co। शिक्षक को मेरी अस्वीकृति पर आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे पर हमेशा की तरह आलसी भाव दिखाई देने लगे। चिंता मत करो, हॉथोर्न के नियम अभी भी कायम हैं। वे परेशानी पैदा करेंगे लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्वोच्च संगठन भी नहीं कर पाएगा। मेरी शिक्षिका ने मेरी आंखों में चिंता देखकर कहा। टिंग, मुझे गिल्ड से मेल मिला। बाहर जाने का मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। टीमों के मिशन को समाप्त होने में 3 दिन बाकी हैं, इसलिए मैंने गिल्ड से बाहर जाकर उनके मिशन में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। मेरी रिपोर्ट तैयार हुए मुश्किल से 1 घंटा ही बीता था। मैं अपने अपार्टमेंट में जाकर अपने बड़े बिस्तर पर सो जाता, जैसा कि मैं करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी मैंने ऐसा नहीं किया। हर मिशन खतरनाक होता है जो पूरी टीम को खत्म कर सकता है। मेरे साथी अब अपना आखिरी मिशन कर रहे होंगे। अगर मेरे वहां जाने से उन्हें थोड़ी भी मदद मिली तो मैं वहां जाऊंगा। जैसे ही मुझे गिल्ड से अनुमति मिली और मैं टीम्स ऑफिस से बाहर निकला और गिल्ड से बाहर निकलने से पहले मुझे वास्तव में उम्मीद है कि मुझे टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने का विशेषाधिकार मिला होगा क्योंकि कार बहुत अधिक समय लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऐसा नहीं मिला। इसलिए मैंने सबसे तेज होवर कार ली जो मेरे पास उपलब्ध थी। शहर के फाटकों से बाहर निकलने में मुझे 25 मिनट लगे। वहां मैंने अपनी अनुमति दिखाए और शहर के फाटकों से बाहर निकल गया। सुप, जैसे ही मैं शहर के फाटक से बाहर निकला, मैं अपनी पूरी गति के साथ सैंडर्स झील की दिशा में आकाश में उड़ चला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं वॉरजोन 13 के क्षेत्र के किनारे पर उतरा और जमीन से यात्रा करना शुरू कर दिया, यहां तक कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरे सामने के क्षेत्र में उड़ान भरने का आत्मविश्वास नहीं था। यह एक युद्ध क्षेत्र है, हर जगह प्लेटिनम अभिजात वर्ग है। मैं अति आत्मविश्वास में नहीं पड़ना चाहता और प्लेटिनम अभिजात वर्ग द्वारा पकड़ा जाना नहीं चाहता। यदि ऐसा हुआ तो इसके हाथों मरना सबसे दयालु बात होगी। मेरी टीम का अंतिम मिशन सैंडर झील क्षेत्र में है। वहां पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 10 घंटे की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा, कम से कम सूर्योदय से पहले। मुझे नहीं पता कि वे अंतिम शिविर पर कब हमला करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मेरी टीम की शैली और आवंटित समय को देखते हुए इस बात की 50-50 संभावनाएं हैं कि वह हमला पहले ही हो चुका है या आज ही हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। यह अच्छी बात है कि मेरे पास स्काउट जैसे एशलिन हैं जो दुश्मनों और मेरे लिए रास्ता तलाशते हैं, जिससे ग्रिम मॉन्स्टर घने इलाके में गति काफी तेज हो जाती है। अगर मैं अपनी टीम के साथ होता तो मैं ऐसे इलाके से नहीं गुजरता जहां ग्रिम मॉन्स्टर की संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन मैं अकेला हूं और इस तरह से मुझे बहुत समय बचाने में मदद मिलेगी, इसलिए थोड़ा जोखिम उठाना इसके लायक है। इस जगह से गुजरते हुए मैं कई गोल्डन एलिट से मिला, लेकिन मैंने उनसे लड़ाई नहीं की। मेरा मुख्य ध्यान जल्द से जल्द सैंडर्स झील तक पहुंचने पर था, चींटियों से लड़ने पर नहीं। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ प्लेटिनम अभिजात वर्ग से नीचे के सभी लोग चींटियां हैं। हालांकि कुछ अपवाद मेरे स्तर के हैं जो न केवल मेरे बराबर स्तर से लड़ सकते हैं बल्कि मुझे हरा भी सकते हैं, वे संख्या में कम हैं। समय बीतता गया और आधी रात आई जब मैं अचानक रुक गया और पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की क्योंकि एशलिन ने मुझे बताया कि एक प्लेटिनम एलीट उड़ता हुआ आ रहा है। रात में ये तीसरी बार है जब मैं प्लेटिनम एलीट के सामने आया हूं। ग्रिम मॉन्स्टर्स में उनमें से बहुत सारे हैं। यह अच्छी बात थी कि मेरे पास एशलिन थी जिसने मुझे जल्दी से सूचित कर दिया था, अन्यथा अगर मैं अकेला होता तो मैं उसके करीब आने से पहले छिप जाता। मैं छिपा रहा और जल्द ही मुझे लगा कि प्लेटिनम एलीट मेरे सामने 100 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। इसकी गति धीमी है और यह चारों ओर देख रहा है, यह स्पष्ट रूप से गश्त पर है।
ग्रिम मॉन्स्टर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण यह इतनी बारीकी से संरक्षित है कि प्लेटिनम एलीट भी इसके चारों ओर गश्त करता है। जब मैं रुकी हुई सांस और धीमी होती हृदयगति के साथ प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे लगा कि ग्रिम मॉन्स्टर मेरे ऊपर फैल रहा है। मैं शांत रहा और कोई भी हरकत नहीं की, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के माध्यम से मारक ऊर्जा को प्रसारित करता रहा, जो मेरे शरीर पर फैल रही थी। उनके साथ मैं प्लेटिनम एलीट की इंद्रियों में अदृश्य हो गया। जल्द ही प्लेटिनम एलीट की भावना मेरे ऊपर से गुजर गई और वह उड़ गई। प्लेटिनम एलीट की भावना मुझ पर सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए फैली थी, लेकिन हमेशा की तरह इसने मुझे मौत के घाट उतार दिया था। मैं प्लेटिनम अभिजात वर्ग के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जब भी वे आते हैं मुझे इसे छिपाना पड़ता है, अन्यथा ये कहना मुश्किल होगा कि मैं किस तरह मरूंगा। मैंने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ मिनट तक इंतजार किया। एशलिन ने कहा था कि वह काफी दूर निकल चुका है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है। समय बीतता गया और 3 घंटे बाद मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स से प्रभावित क्षेत्र से उतर गया और सैंडर्स झील में प्रवेश कर गया, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर्स के शिविर तक पहुंचने से पहले मुझे अभी भी काफी दूरी तय करनी थी। घंटों बाद मैं आखिरकार कैंप में पहुंच गया और पाया कि यह बिल्कुल नया जैसा है, और मुझे एक दिलचस्प बात भी मिली। मेरे साथी मेरे बहुत करीब हैं, वे धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है कि वे भोर से पहले हमला करने की योजना बना रहे हैं। मैंने उनकी हरकतें देखते हुए सोचा। मैंने अपना परिचय नहीं दिया और उनके मिशन पर आगे बढ़ने का इंतजार किया। यह उनके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है, एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। यही कारण है कि मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इससे पूरी योजना बाधित हो जाएगी, इसलिए मुझे चुपचाप बैठकर देखना चाहिए। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इस मिशन में भाग नहीं लूंगा। मैं ये काम केवल तभी करूंगा जब वे संकट में होंगे, और मुझे नहीं लगता कि वे होंगे, क्योंकि उनकी वर्तमान शक्ति 1 महीने पहले की तुलना में अधिक है। टकराना। 15 मिनट बाद एक धीमी सी आवाज गूंजी जब स्टीवन टेलीपोर्टेशन संरचना को नष्ट करने में सफल हो गया, और उसके अगले ही क्षण मेरे सभी साथियों ने ड्रिल का उपयोग करके अंदर प्रवेश कर लिया। जब वे सभी अंदर चले गए और मैं भी बल क्षेत्र में पहुंच गया और ड्रिल का उपयोग करना शुरू कर दिया, यह मेरे लिए नहीं था बल्कि एशलिन के लिए था। मैंने उसे मदद के लिए भेजा था ताकि यदि कोई प्राणघातक खतरे में हो तो उसे बचाया जा सके। क्रैक क्रैक क्रैक, बैंग। कुछ और मिनट बीते और मैंने एशलिन की आंखों से लड़ाई देखी। तभी मुझे बल क्षेत्र से दरार की आवाज सुनाई देने लगी, और कुछ सेकंड बाद ये पूरी तरह से फट गया। मुझे शिविर के अंदर प्रवेश करते देख किसी ग्रिम राक्षस ने मुझे खोज लिया था, किंतु इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने अपनी बाईं आंख के सामने कुछ देखा और अगले ही क्षण उस अज्ञात चीज ने उसकी बाईं आंख को भेद दिया। मैंने एक अच्छा स्थान ढूंढा और लड़ाई देखी जो अभी तक काफी अच्छी तरह से चल रही थी। जब मैंने अपने साथियों को लड़ते हुए देखा तो मैंने पाया कि उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी, यहां तक कि नौसिखिए भी। जब मैंने सभी संख्याओं को गिना तो मुझे पता चला कि 1 महीने से भी कम समय पहले एक पक्षी वहां था, और वह नौसिखियों में से एक था। इसलिए मुझे ये जानने के लिए बहुत सोचना पड़ा कि किसी मिशन के दौरान उसकी जान चली गई थी। सभी में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जिस लड़की ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह रिया थी। हैरान नहीं बल्कि चौंक गई, मैं कह सकती हूँ। वह सिर्फ 1 महीने के भीतर 5 सितारा गोल्डन एलीट से 8 सितारा गोल्डन एलीट बन गई थी। लेकिन यह चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी गति भी ऐसी ही थी। जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक चौंकाया वह था उसके शरीर पर लगा हीरे का आवरण। ऐसा लग रहा था कि वह तराजू से बना है, और ये तराजू किसी भी अन्य तराजू से भिन्न है जो मैंने मॉन्स्टर या ग्रिम मॉन्स्टर पर देखे हैं। उसका शरीर पूरी तरह से हीरे के तराजू से ढका हुआ है। ये तराजू बहुत पतले हैं, इसी तरह के पतलेपन के कारण उन पर बाल भी हैं, लेकिन वे बेहद खूबसूरत और असाधारण रूप से मजबूत दिखते हैं। तो मैंने उसे एक पावरहाउस के हमले से अलग होते देखा था जो गोल्डन एलीट के ऊपर है, लेकिन वापस विस्फोट होने के बाद वह ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका डायमंड कवर कुछ छोटे खरोचों को छोड़कर बिल्कुल ठीक है, जो तुरंत ठीक भी हो गए। इतनी महान रक्षात्मक शक्ति को देखकर मैं अंदर तक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वॉरजोन में 2 महीने से अधिक के युद्ध अनुभव में मैंने इससे पहले कभी इतनी रक्षात्मक शक्ति नहीं देखी थी। चूंकि उसने ग्रिम मॉन्स्टर के गुप्त हमले को बहुत ही नजदीक से झेला था, यहां तक कि मैंने जो फैंटम प्रकार के रहस्यमय तरीके देखे थे वे भी इस हद तक रक्षात्मक नहीं थे। ये डायमंड स्केल कवर निश्चित रूप से उसकी राक्षस क्षमता नहीं है। हो सकता है कि उसके पास डायमंड पांडा राक्षस के रूप में हो,
लेकिन यह निश्चित रूप से वह क्षमता नहीं है जो ये दे सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बनावट पूरी तरह से अलग है, क्योंकि मनुष्यों को उनके राक्षसों से प्राप्त क्षमताएं उनके राक्षसों की क्षमता के समान होती हैं। और इन हीरे के तराजू में हीरा होने के अलावा उसकी राक्षस की क्षमता से कोई समानता नहीं थी। जहां तक इसके रहस्यवादी विधि होने का सवाल है, मुझे इसमें संदेह है, हालांकि यह एक स्पष्ट विकल्प है, क्योंकि केवल अत्यंत दुर्लभ रक्षात्मक प्रकार ही रहस्यवादी विधि एक ऐसा असाधारण बचाव प्रदान कर सकती है। लेकिन किसी कारण से मुझे संदेह है कि यह एक रहस्यवादी विधि है। freewebnovel.com। रहस्यवादी विधि के अलावा और क्या कोई अपवाद बचाव दे सकता है? लेकिन मुझे वास्तव में रहस्यवादी के बजाय इसके कुछ और होने के बारे में एक मजबूत भावना हो रही है। अपना सिर हिलाते हुए मैंने लड़ाइयों को देखना जारी रखा, क्योंकि मुझे लगा कि जल्द ही कुछ दिलचस्प होने वाला है, और मैंने अपने साथियों को पागलों की तरह ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ते हुए देखना जारी रखा। युद्ध शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद एक अज्ञात निवास का द्वार खुला और ग्रिम मॉन्स्टर्स ने बाहर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। वहां केवल 100 से कुछ अधिक ग्रिम मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक मजबूत आभा दे रहा था, क्योंकि प्रत्येक ग्रिम मॉन्स्टर ऊपर 9 सितारा गोल्डन एलीट था। पहले तो मेरे साथियों ने उन्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन एक बार जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगर वे पहले से ही हजारों ग्रिम मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर रहे होते तो वे उनसे निपट लेते। हालांकि उन्हें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वे उनसे निपटने में सक्षम होते। लेकिन अब उनका सामना करना एक बड़ा नरसंहार होगा, और अगर वे भागने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत कम लोग बचेंगे। मनुष्यों मरो, कुछ 100 शक्तिशाली ग्रिम राक्षसों के प्रमुख ग्रिम राक्षस ने कहा, जब वे मेरे पहले से ही दबाव में आए साथियों की ओर आए। ग्रिम राक्षस को आते देख उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन लड़ाई जारी रही। एक भी व्यक्ति भागने के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। ये देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एशलीन, उन सभी को मार डालो, मैंने हमारे लिंक के माध्यम से एशलीन से कहा, और अगले ही पल अंधेरा आकाश चांदी के आग के गोलों की हल्की चांदी की रोशनी में चमक उठा। धूप धूप धूप, आकाश से सैकड़ों आग के गोले बरस रहे थे, जो नीचे ग्रिम मॉन्स्टर्स के सिर पर सटीक रूप से लग रहे थे। जैसे ही आग का गोला ग्रिम मॉन्स्टर्स से टकराता, उसकी आंखों की सारी चमक खत्म हो जाती और वह नीचे गिर जाता। ग्रिम मॉन्स्टर्स जो मेरे साथियों से लड़ रहे थे, वे भयभीत हो गए, क्योंकि एक एक करके उनके शक्तिशाली साथी लकड़ी के ब्लॉक की तरह नीचे गिर रहे थे। और सबसे दुखद बात यह थी कि वे इन छोटे आग के गोले से बच नहीं सकते थे। चाहे वे कितना भी बचने की कोशिश करें, आग के गोले हमेशा उनकी खोपड़ी से टकराते और अंदर घुस जाते। 3 सेकंड के छोटे से अंतराल में अज्ञात निवास से निकले सभी शक्तिशाली ग्रिम राक्षसों को एशलिन ने बिना किसी प्रतिरोध के मार डाला। ग्रिम राक्षस ने अपने शक्तिशाली साथियों को मरा हुआ देखकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं की। कुछ लोग पूरी तरह से उन्माद में चले गए और बिना किसी के साथ लड़ने लगे, जबकि अन्य इतने हताश हो गए कि उन्होंने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और अंतिम ने भागने की कोशिश की। लेकिन जो भी ग्रिम राक्षस सीमा पार करता, वह एशलिन के आग के गोले से मर जाता। काफी नुकसान में होने के बावजूद ग्रिम मॉन्स्टर्स ने जवाबी हमला किया और मेरे साथियों को सब कुछ खत्म करने में 20 मिनट का समय लगा। माइकल, तुम कब वापस आए? स्टीवन ने मेरे सामने उतरते हुए पूछा। जब उसने आसमान से चांदी के आग के गोले बरसते देखे तो उसे पता चल गया कि माइकल युद्ध के मैदान में आ गया है, क्योंकि छोटे छोटे चांदी के आग के गोले माइकल के गोल मटोल राक्षस के खास हमले थे। फायरबॉल की शक्ति हालांकि मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने फायरबॉल को आसमान से नीचे आते देखा तो मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब माइकल 1 महीने पहले खुफिया मिशन के लिए निकला था तो वह केवल 8 स्टार गोल्डन एलीट था। लेकिन मैंने आग के गोलों की असली ताकत देखी। मैं इतना हैरान था कि मैं लगभग उस ग्रिम मॉन्स्टर के ब्लेड से मर गया था जिससे मैं लड़ रहा था। फिर भी आग के गोलों की शक्ति देखकर मैं पूरी तरह से कांप गया, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ 1 या 2 को चकमा देने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन मैं सभी को चकमा नहीं दे सकता था। हमारी टीम में ऐसी क्षमता रखने वाली केवल एक ही व्यक्ति है, और वह है डायमंड गर्ल। उसकी रक्षा अद्भुत से भी बढ़कर है। मैं कल ही लौटा था, अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद सीधे यहाँ आया था। मैंने जवाब दिया। मैंने स्टीफन से 1 मिनट बात की और फिर उन राक्षसों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने मारा था। शवों को इकट्ठा करने के वर्षों के अभ्यास के कारण मुझे सभी शवों को इकट्ठा करने में बस कुछ ही मिनट लगे। शवों और सभी जरूरी सामान को इकट्ठा करने के तुरंत बाद हम शहर की ओर चल पड़े। मैं हर किसी के दिल में उत्साह महसूस कर सकता था, क्योंकि हम शहर की ओर बढ़ रहे थे और एशलिन के नेतृत्व में हमें खतरनाक क्षेत्र से बाहर आने में केवल 14 घंटे लगे।
माइकल, आपकी ताकत गोल्डन एलीट से भी ज्यादा है, रिया ने पूछा जब हम शहर की ओर उड़ रहे थे। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह एशली के प्रदर्शन से स्पष्ट हो गया था। आप काफी तेजी से सुधार कर रहे हैं और आपकी रक्षात्मक क्षमता भी अद्भुत है। मैंने कहा, मैंने जानबूझकर मिस्टिक मेथड नाम का उपयोग नहीं किया क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि यह एक मिस्टिक मेथड है। और रिया की मुस्कुराहट ने यह साबित कर दिया, मेरा अनुमान सही है। सच कहूं तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह क्या है, लेकिन यह उसका रहस्य है और इसके बारे में पूछना बहुत ही असभ्य होगा। टिंग टिंग टिंग। जल्द ही हम शहर की छवि देख सकते थे और साथ ही हमने अपने होलोवॉच के सिग्नल को पुनः प्राप्त कर लिया था और वे अधिसूचनाओं के साथ गूंजने लगे जिनमें मेरी भी अधिसूचना शामिल थी। मैंने कल मिले सभी ईमेल और संदेश पढ़ लिए हैं, लेकिन जिस दिन मैं वहां था उस दिन कुछ और ईमेल आए और उनमें से एक गिल्ड से था। इसका रंग देखकर मैंने इसे खोला क्योंकि यह गिल्ड से एक प्राथमिकता वाला ईमेल था। जब मैंने ईमेल पढ़ा तो मैं काफी संशय में था क्योंकि उसमें बहुत सारी बकवास बातें थीं, लेकिन जब मैंने उसे पूरा पढ़ा तो मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि खबर बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा था कि मुझे सीमा तोड़ने की विधि प्राप्त करने में महीनों लगेंगे या शायद मुझे यह मिले ही नहीं, लेकिन इस मेल ने मुझे गलत साबित कर दिया। इस ईमेल के साथ मैं आज सीमा तोड़ने की विधि प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे एक्सेल्सियर डिवीजन या लिमिट डिवीजन में स्थानांतरित किया जा रहा है। जैसा कि वे इसे कहते हैं, यह एक विशेष डिवीजन है जहां अधिकांश सदस्य वे हैं जो अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। जो लोग इस डिवीजन में शामिल हो सकते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके पास हजारों समान स्तरों को मारने की शक्ति है। सच कहूं तो मैं इस डिवीजन के चयन में भाग लेने जा रहा था। मेरी वर्तमान शक्ति को देखते हुए मुझे पहले से ही इसमें शामिल होने का विश्वास था। फिर भी मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मुझे सीधे भर्ती करने के लिए हिडन कैंप में मेरी लड़ाई के फुटेज को देखा होगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है और सही समय पर आई है जब मुझे इसकी जरूरत थी। मैं पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं और अब मुझे लिमिट ब्रेकिंग मेथड की सख्त जरूरत है और अब एक्सेल्सियर ब्रिगेड के साथ मुझे यह मिल जाएगा। एक्सेल्सियर ब्रिगेड के हर सदस्य को लिमिट ब्रेकिंग मेथड के साथ साथ अन्य विशेषाधिकार भी मिलते हैं जिनसे किसी को ईर्ष्या हो सकती है। मुझे अन्य विशेषाधिकारों की परवाह नहीं है, मैं उनके बिना भी काम चला सकता हूं, लेकिन लिमिट ब्रेकिंग मेथड मेरे लिए जरूरी है। एक बार कोई एक्सेल्सियर डिवीजन का सदस्य बन जाता है तो उसे एक्सेल्सियर डिवीजन के सदस्य होने के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सबसे बड़ा अपराधी है या मूर्ख, उसे सभी लाभ मिलेंगे। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा आपराधिक रिकॉर्ड मुझे विशेषाधिकार प्राप्त करने से रोकेगा। एशलीन की शक्ति को देखकर मुझे पहले ही पता था कि तुम हमें जल्द ही छोड़ दोगी, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। स्टीफन ने अपनी होलोवॉच से ऊपर देखते हुए मुझसे कहा, बधाई हो माइकल, एक्सेल्सियर डिवीजन में शामिल होने के लिए। स्टीफन ने कहा। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह जानता था कि टीम लीडर होने के नाते गिल्ड निश्चित रूप से मेरे जाने की सूचना सबसे पहले उससे ही देगा। माइकल, क्या तुम सच में जा रहे हो एक्सेल्सियर डिवीजन के लिए? वाह, मुझे तुमसे वाकई जलन हो रही है। मेरे साथियों की तरफ से तरह तरह की आवाजें आने लगी, लेकिन अंत में उन सभी ने मुझे बधाई दी। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी वर्तमान टीम से काफी संतुष्ट हूं। बहुत कम लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें ऐसी टीम में स्थान मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि यह एक आदेश है और उच्च प्रगति के लिए भी। टीम का स्तर अब मेरे लिए बहुत कम है। यह मुझे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई चुनौती नहीं है। केवल जब मैं किसी शक्तिशाली, चुनौतीपूर्ण चीज से लड़ता रहूंगा तभी मैं तेजी से प्रगति कर पाऊंगा। एक्सेल्सियर डिवीजन एक ऐसी जगह है, यह मुझे नई चुनौतियां और लड़ने के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी देगा क्योंकि उस डिवीजन में सभी लोग मेरे जैसे हैं, जिनके पास युद्ध शक्ति है जो समान स्तर के लोगों से कहीं अधिक है। मैंने एक्सेल्सियर डिवीजन के बारे में बहुत कुछ सुना है और अब मैं उनके साथ जुड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही हमने शहर पार कर लिया और गिल्ड की ओर होवरकार ले ली। हम गिल्ड पहुंचने ही वाले थे कि मुझे गिल्ड से एक और मेल प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मैंने जल्दी से खुद को डेकोन में पंजीकृत कर लिया जो एक्सेल्सियर डिवीजन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि मुझे 2 घंटे में मिशन के लिए निकलना है। स्टीवन, मुझे अब जाना होगा। मुझे मिशन पर भेजा गया है। उससे पहले मुझे एक्सेल्सियर डिवीजन के लिए जिम्मेदार डीकन के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। मैंने होवरकार से बाहर निकलते हुए स्टीफन को बताया।
ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम एक्सेल्सियर डिवीजन में हो तो हमें मत भूलना, उन्होंने मजाक में कहा। मैंने उन्हें और मेरे अन्य साथियों को गले लगाने से पहले भावुक होकर सिर हिलाया। इस टीम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं, मैं उनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। भावनात्मक विदाई देने के बाद मैंने अपना खुशनुमा स्थान ग्रहण किया और डीकन के कार्यालय की ओर चल दिया। मुझे वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा क्योंकि वह गिल्ड कैसल के काफी अंदर था। दस्तक दस्तक। मैं दरवाजे के सामने पहुंचा और उसे खटखटाया, अंदर आइए। अंदर से आवाज आई और मैं थोड़ी परिचित आवाज सुनकर काफी हैरान हुआ। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे वही व्यक्ति मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। वह डीकन रेया है, वही डीकन जिसे मैंने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय पंजीकृत कराया था। लेकिन उस समय के डीकन रेया और अब के डीकन रेया में जमीन आसमान का अंतर है। एस क्लास गिल्ड में डेकोन बनने के लिए उसकी आभा पहले से पूरी तरह बदल गई है। उसे प्लेटिनम की जरूरत है, न कि सामान्य प्लेटिनम की जो अन्य प्लेटिनम एलीट से ऊपर हो सके। जब मैं उससे 2 महीने से अधिक समय पहले मिला था तब वह थी, लेकिन अब उसकी आभा और भी अधिक खतरनाक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह निश्चित रूप से दूसरी सीमा को पार कर चुकी है और अब डायमंड एलीट है। जब मैं कार्यालय में दाखिल हुआ और उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह किसी बात से निराश लग रही थी जो कि एक बुरा पूर्वाभास दे रहा था, लेकिन मैंने उस पूर्वाभास को दबा दिया और मुस्कुराते हुए उसका सामना किया। डीकन रेया, ये कैसा संयोग है कि जब मैंने पहली बार युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था तो मैंने आपके साथ पंजीकरण कराया था, और अब मैं एक्सेल्सियर डिवीजन में चयनित हो गया हूँ। मैंने उसके सामने बैठते हुए कहा, तभी उसने मुझे इशारा किया। हाँ, संयोग है, इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या मैं तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली हूँ, उसने आह भरते हुए कहा, जिससे मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। पिछली बार मैंने तुम्हें मौत की ब्रिगेड में शामिल होने के बारे में खबर दी थी। मैं तुम्हें ये खबर दे रहा हूँ कि एक्सेल्सियर डिवीजन में चुने जाने के बावजूद तुम्हें इसके किसी भी लाभ का आनंद नहीं मिलेगा। एक और आह भरते हुए जोड़ा। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की धरती फट गई हो और मुझे रसातल में ले गई हो। एक्सेल्सियर डिवीजन में शामिल होने के बारे में मेरी बहुत सारी उम्मीदें थीं। मुझे लगा कि मैं लिमिट ब्रेकिंग मेथड सीखूंगा और उनके अत्याधुनिक प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण लूंगा, जिससे मुझे अभी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन डीकन के मुंह से यह एक वाक्य सुनकर मैं टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। क्यों? मेरे मुंह से निकला। मैं खुद से यह पूछ रहा हूं। मुझे इतना बदकिस्मत क्यों होना पड़ा? उन्हें इतना अन्याय क्यों करना पड़ा? इतनी मेहनत करने के बावजूद, हर मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद मुझे गिल्ड से कुछ नहीं मिला, जिसने अपने व्यवहार में निष्पक्षता बरतने का उपदेश दिया था। अब वे मुझे दबाने के लिए ताकतवर लोगों के कुत्ते बन गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक अपने आप से बड़बड़ाती रही और होश में आने से पहले मेज पर आंसू की कुछ बूंदें गिराती रही, लेकिन मैं आभारी हूं कि डीकन ने मुझे कुछ मिनट अपने लिए बिताने दिए। आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है डीकन, मैं इस चुनौती पर अपने लिए विचार करूंगा और अन्य सभी चुनौतियों की तरह इसे भी पूरा करूंगा, जैसे मैंने अन्य चुनौतियों को पूरा किया है। मैंने अपने आप पर एक साहसी चेहरा बनाते हुए कहा, जो काफी खोखला हो गया था। अब एक्सेल्सियर डिवीजन में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने के लिए मुझे कहाँ हस्ताक्षर करना होगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा।